हम लोग राजनैतिक दल के चुनौतियों को पर चर्चा कर रहे थे कि राजनैतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, नेतृत्व का भी संकट होता है, आगे है कि पार्टियों के बीच विकल्पहीनता के स्थिति भी होती है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में यह देखने को मिला है कि दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। हम अपने देश में यदि देखें तो सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। इसका मतलब है कि आर्थिक स्तर पर किसी भी पार्टी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि वहीं थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है कि राजनैतिक दलों को कैसे सुधारा जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि राजनैतिक दलों को सुधारने के लिए अभी तक कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बना है। एक यह आदर्श स्थिति है। जब तक देखिए ये राजनैतिक दल खुद नहीं सुधरते हैं तब तक इनको सुधारने का एक ही तरीका है, जनता इनको नकारना शुरू कर दे। जनता ही इनको सुधारने के लिए मजबूर कर सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। राजनैतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या सुझाव जो आए हैं उनको एक नज़र देखते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ती है। हालांकि इस नए कानून से दल बदल में
कमी तो आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, संसद और विधायक को उसे मानना ही पड़ता है। ये दल बदल कानून क्या है? जब एक कानून नहीं था तो बहुत से पार्टियों के जो विधायिका में लोग जीत कर जाते थे, वह 2, 5, 10 की संख्या में टूट करके किसी दल के साथ जा करके अपने दल की सरकार को गिरा देते थे। इस समस्या से बचने के लिए ये दल विधेयक कानून लाया गया, जिसमें ये तय कर दिया गया कि 1/3 से कम अगर प्रतिनिधि अपना दल छोड़ते हैं तो उनके दल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाल की घटनाओं को देखने से यह पता चलता है कि इस दल बदल विधेयक का दल बदल जो कानून बना, इसकी भी काट राजनैतिक दलों ने ढूंढ लिया। अब अपना दल जब छोड़ते हैं तो दल छोड़ने से पहले वो अपने विधायिका से ही इस्तीफा दे देते हैं। जैसा एक लेटेस्ट उदाहरण आपको दूं, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 20-22 विधायक, उन्होंने विधायिका से इस्तीफा दे दिया। अब जब स्वयं इस्तीफा दे दिए तो दल बदल कानून का लागू होना सवाल ही नहीं उठता। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब जितने विधायक बचे विधायिका में, उन्हीं के बीच में अब बहुमत सिद्ध करना है। और इस ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बहुमत था और भाजपा की सरकार बन गई। और अब इन इस्तीफा दिए विधायकों की जो सीट है, वहाँ पर मध्यावधि चुनाव होना है। तो राजनीतिक दलों ने यह एक काट ढूंढ ली। तो ऊपर इसीलिए कहा गया है कि जब तक राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल, इसमें सभी दल आते हैं, स्वयं नहीं सुधरना चाहेंगे तो उनको किसी भी तरीके से सुधारना जो है कठिन है। ये देखिए दल बदल, मैंने आपको बताया कि दल बदल क्या है। जब वो चले जाते हैं किसी दूसरे दल में तो उनके जो प्रतिनिधित्व है, उनकी जो सदस्यता है, वो समाप्त हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। वो आदेश क्या था कि जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे वो अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देंगे। अब इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो एक डिक्लेरेशन कर देते हैं, घोषणा पत्र भर देते हैं, एक फॉर्म फिलअप कर देते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास ऊपर इतने जो है चार्जेस लगे हैं या मेरे ऊपर नहीं लगे हैं। लेकिन कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उनके इन सारी बातों की जांच कर सके। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते
कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। बिल्कुल नहीं घटा है, शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं के जो ब्यौरा देकर उन्होंने अपनी घोषणा की है, शपथ पत्र भरा है, उसी के आधार पर अपराधियों की एक बड़ी फौज इन विधायी संस्थाओं में चुनकर जो है पहुंचती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब ना अपराधियों की संख्या घटी है, ना ही अमीरों की संख्या घटी है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। सैद्धांतिक रूप से तो ये जरूरी कर दिया है, लेकिन होता क्या है, दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। अब न्यायालय ने तो कह दिया, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से जब देखते हैं, दलों का अवलोकन करते हैं, उन दलों के विषय में जानकारी करते हैं, तो हम पाते हैं कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी भी दल का जो सांगठनिक चुनाव होता है उसमें किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। लगभग जितने भी दल हैं उन दलों पर परिवार और वंशवाद का ही कब्जा है। राजनैतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए यह एक सुझाव है कि राजनैतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, संविधान का पालन करें। पार्टी में अगर विवाद की स्थिति होती है तो एक स्वतंत्र प्राधिकरण की नियुक्ति करें और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए, ऐसा यह सुझाव है राजनैतिक दलों को सुधारने के लिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, राष्ट्रीय महामंत्री का पद है या प्रदेश अध्यक्ष का पद है, ये संगठन में जो बड़े बड़े पद हैं, इन पदों के लिए सभी राजनैतिक दल एक खुला चुनाव की व्यवस्था कराएं। लेकिन अभी तक किसी भी दल में खुले चुनाव की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी में भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2, 4, 5 नाम हैं और वो सभी लोग जो है अपने सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा चुने जा रहे हों। अंत में वहाँ पर भी होता है कि आपसी सहमति से जो है कोई और नाम नहीं आए हैं, सिर्फ एक नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित हुए। लेकिन इसको कह रहा है कि सभी दलों में एक खुले चुनाव की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से विधायिका के लिए सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं, इसलिए उस दल में काम करने वाले लोग दल के सांगठनिक चुनाव में भी प्रतिभाग करें और खुले रूप से चुनाव लड़कर उन पदों पर पहुँचें। राजनैतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। जिस तरह से विधायिका में SC ST का आरक्षण है,
उसी प्रकार से कह रहा है कि राजनैतिक दल अपने यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, हालांकि महिलाएं हर दल में काम करती हैं, हर दल के सांगठनिक पदों पर भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बड़ा ही न्यून है। वो कह रहा है कि 1/3 पद या टिकट विधायिका का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो तो उसमें 1/3 टिकट, और अपने दल में जो सांगठनिक पद हैं उस पर 1/3 ऐसा महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकता है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कौन सा राजनीतिक दल कितना महत्वपूर्ण है, उसकी भागीदारी विधायिका में कितनी है, इस आधार पर उनको नगद पैसे भी दिए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर सरकार राजनीतिक दलों का खर्च उठाती है तो जो चुनाव में विधायिका में या संसद में जो लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल जो अपराधी प्रवृत्ति या पूंजीपति लोगों को ही चुनाव मैदान में अधिकांश उतारते हैं, उस समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योंकि जब राजनीतिक दलों को अपने पास से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे तो संगठन में जो समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से मेहनत करता है, काम करता है, उसको चुनाव में वो लड़ाने के लिए मजबूर होंगे, उनको टिकट देने के लिए मजबूर होंगे। यदि चुनाव का खर्च, सभी राजनीतिक दलों के चुनाव के खर्च को यदि सरकार उठाए, यह एक सुझाव है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए यह भी सावधानी बरतनी होगी कि दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों में जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दल बदल कानून जो बना है उसका भी राजनीतिक दलों ने तरीका ढूंढ लिया है। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं कर सकते। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरटीआई के द्वारा सभी विभागों से जो सूचना का अधिकार आम जनता को मिला, उसमें से ये राजनीतिक दल अपनी सूचना देने के लिए आरटीआई से अपने को खुद अलग कर लिए। उसमें सभी राजनीतिक दल, कोई एक दल नहीं, सभी राजनीतिक दल, उनका कहना था कि हम कोई सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के एक एक पैसे से हमारा राजनीतिक दल चलता है, इसलिए हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। कहते हैं ना कि जो राजा होता है वह दूसरे के लिए कानून बनाता है, अपने लिए कानून नहीं बनाता है या अपने को उस कानून से नहीं बांधता है। और इस डेमोक्रेसी में ये बात सही है कि जनता राजा है, लेकिन जनता प्रत्यक्ष राजा नहीं है। जनता अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहाँ भेजता है। तो
जनता के प्रतिनिधि वहाँ जाकर के राजा बन जाते हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधि विधायिका और संसद के अंदर कानून बनाते हैं और फिर एक कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे इनको कष्ट हो। यहाँ पर ये देखिए एक शपथ पत्र है जिसमें जो है वो निजी सूचना देते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। मैंने पहले भी बताया कि जनता ही दबाव बना करके इनके अंदर कुछ सुधार ला सकती है। और यह काम कैसे करेगी जनता? चिट्ठियां लिखने का काम प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। और इसका देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में एक ही परिवार के लगातार अध्यक्ष होने से जो व्यवहारिक रूप से पूरे देश में सवाल उठता है और उस सवाल को सुलझाने के लिए बार बार अध्यक्ष से कभी सोनिया जी इस्तीफा देती हैं, कहती हैं हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, दूसरा अध्यक्ष ढूंढ लीजिए। फिर राहुल जी कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। फिर पूरी पार्टी कहती है कि नहीं, बगैर आपके जो है ये दल नहीं चल सकता है। तो यह बताने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूरे देश के लोगों में एक कोशिश रहती है ऐसे दलों की कि देखिए देश की जनता ही चाहती है आपको कि आप ही अध्यक्ष रहें, जिसको हम चमचागिरी की पराकाष्ठा भी व्यवहारिक रूप से कह सकते हैं। और अंत में घुमा फिरा करके पुनः जो है उसी परिवार में ही वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रह जाता है। लेकिन जब दल को लगेगा कि अब हमें जनता अस्वीकार कर रही है तो निश्चित तौर पर वह दल अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बात करता रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा आगे के अध्याय में फिर एक बार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए जिसको आप इस बुक के माध्यम से स्वयं करने की कोशिश करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे जो है लिख भेजेंगे। यहाँ पर देखिए एक रिक्त स्थान भरना है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं। तो हम सबको पता है गठबंधन कहते हैं। यहाँ पर जो है 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में दलों का नाम है और एक तरफ जो है गठबंधनों का नाम है। उसको मिलाना है और मिलाकर इस कूट की सहायता से जो नीचे कूट दिया है क ख ग घ, इसके सहायता से अपना उत्तर देना है। तो हम सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन है उसको वाम मोर्चा कहते हैं।
और तेलुगु देशम पार्टी एक प्रांतीय दल है। तो यह कूट जो है जिस क्रम में होगा उसी को हम सही मानेंगे। तो अगर ग का अवलोकन करते हैं तो ठीक इसी तरह का ग में जो है ये कूट बना हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हम ग में लगा देंगे। एक कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? तो मायावती इसमें दिया नहीं है, और मायावती दिया भी, बहन मायावती को दिया भी हो तो उसे न लगाना, क्योंकि बहन मायावती का नाम ही हमारे जहन में हमेशा रहता है। तो इसके संस्थापक माननीय कांसी राम हैं, कांसी राम इसके संस्थापक हैं, ये सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप देखते होंगे कि हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका मतलब होता है कि जो इस भूमि पर हम बैठे हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, यह हमारी माता है, यह भारत माता है। वंदे मातरम माने इस भूमि की हम वंदना करते हैं। तो भारत माता, वंदे मातरम, गाय गंगा, इसको हम पवित्र मानते हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति करती है, इसलिए उसका प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अब पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर एक गौर करिए कि राजनैतिक दलों पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं है। दूसरा है, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। चौथा है, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। इन कथनों में से कौन सही है? तो इसमें अ और ब दोनों सही है। राजनीतिक दलों पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते और लगभग घोटालों की गूंज भी सुनाई पड़ती है। तो इसमें अ और ब ऐसे जो है दोनों पर जो है हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर तो इस तरह से, और एक देखिए नीचे दिया है कि एक कहानी दिया है, ये पूरा एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 7 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई है। उनके फैसले को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो अनेकों को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज़ है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था।
वे उनके राजनीतिक नीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति करने के लिए थोप रही हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आपको लगता है कि यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया? विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों आदेशों से सहमत हैं। इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते? तो इसका इस पैराग्राफ के आधार पर जो भी आप आंसर सोच सकते हैं वह आप लिख सकते हैं। कोई इसका जो है पर्टिकुलर आंसर मैं बार बार बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चनों के जो है शब्द टू शब्द आंसर बिल्कुल एक नहीं हो सकते हैं। जैसे मुझे जो लगता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप अपना ख्याल लिखेंगे, मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ। यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया है क्योंकि वह अपनी नीतियों से बांग्लादेश को समृद्ध बनाना चाहता है। आपको लगता है कि ठीक नहीं किया है तो ठीक के पक्ष में देते हैं, पक्ष में आप ठीक नहीं है के पक्ष में आपको समर्थन में बात कहनी है, और मैंने कहा है कि ठीक किया है तो मुझे ठीक के समर्थन में बात करनी है। तो यूनुस ने राजनीतिक पार्टी बनाकर बड़ा अच्छा किया, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में जनहित की बात हो तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए, वरन आगे आकर लोगों के भले का कार्य करना चाहिए। चाहे वह मोहम्मद यूनुस की भांति अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला हो या फिर वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो। हमारे विचार में हर काम करने वाले को अपना काम शांत भाव से करते रहना चाहिए और लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि मोहम्मद यूनुस जैसे विद्वान लोग जन कल्याण का काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? किसी भी दृष्टि से यदि आका जाए तो मोहम्मद यूनुस ने अपना अलग राजनीतिक दल बनाकर बहुत अच्छा काम किया। हर काम करने वाले को सच्चाई और ईमानदारी को अपना मुख्य लक्ष्य रखना चाहिए और लोक कल्याण को सदा अपने सामने रखना चाहिए। यह एक पक्ष की बात हो गई। अगर विपक्ष की आप बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि राजनीति जन संघर्ष की राजनीति होती है, जनता के बीच की राजनीति होती है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना यह किसी एक विषय से संबंधित पुरस्कार है। जो नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है उसमें एक क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति व्यवहारिक रूप से सत्ता प्रतिष्ठान में पहुंच करके और उस सत्ता प्रतिष्ठान में पहुंच करके जनहित के कार्य को व्यवहार पक्ष में लागू कर पाता। मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं, उनको उस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए उनको विशेष तौर से राजनीति से इतर हट करके अपने इस क्षेत्र में अपने देश में आर्थिक समृद्धि कैसे हो सकती है इस विषय पर अपनी पूरी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने पर उनके समर्थक होंगे तो उनके विरोधी भी होंगे, और अपने विरोधियों को शांत करने के लिए ही उनकी बहुत सारी ऊर्जा जाया होगी, और वह जो करना चाहते हैं अपने देश के लिए अपने ऊर्जा से, अपने ज्ञान से, अपनी विशेषज्ञता से उसको वो कर पाने में नाकाम रहेंगे। यह अगर विपक्ष में आप बात करते हैं तो इस प्रकार का आप तर्क दे सकते हैं, इन बात दे सकते हैं, और इस तरह से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।
धन्यवाद।